हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द नर्सिंग मिशन दिस साइड विकास चौधरी। आज का जो चैप्टर बेटा वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। जो बच्चे अभी हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि बेटा हम एम्स नर्सिंग को टारगेट कर इन वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट एंड उससे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर बेटा आज हमारा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। इस पर बेस्ड पहले अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एम्स को टारगेट एम्स नर्सिंग को टारगेट करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई आपका वर्क क्या कहता है, हाउ वी डिफाइन वर्क। तो बेटा जी वर्क क्या है, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। जब आप एक बॉडी पर क्या बोले सर, ये कोई एक बॉडी है, लेट्स से द मास ऑफ दिस बॉडी इज m, आपने इस पर एक फोर्स लगाई, ठीक। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी तो एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस बात का ध्यान रखेंगे, वर्क वही है ना, वर्क बेटा जी वही फोर्स प्रोड्यूस करेगी जो लगने के बाद उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कॉज करे या डिस्टेंस कॉज करे। लेट्स से द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट हियर इज s, देन द बॉडी इज सेड टू हैव वर्क। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा सर जो फोर्स है, एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये हो गई इसमें, दूसरी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा आपका डायरेक्शन। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आपने पहचान लिया, समझ लिया, तो आप इजीली अपने वर्क के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर जो फोर्स है ये फोर्स तो कांस्टेंट भी हो सकती है और ये फोर्स सर वेरिएबल भी हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स हुई और वेरिएबल फोर्स हुई तो क्या दोनों के लिए वर्क डन का सेम फॉर्मूला है? नहीं बेटा, आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर फोर्स रहती है अपनी कांस्टेंट तो आप बच्चों को बेटा जी फॉर्मूला यूज करना है एफ cos थीटा, और इसी को अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बहुत बढ़िया। और अगर फोर्स रहती है बेटा वेरिएबल, कुछ बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है, ये सोच रहे होंगे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। वेरिएबल मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म ना हो। माने तो एक ऐसी फोर्स या तो वो एक्स पर डिपेंड कर रही हो या वो टी पर डिपेंड कर रही हो। मतलब कि अभी 1 मीटर पर फोर्स 2 न्यूटन है, 3 मीटर या 2 मीटर पे जाकर फोर्स चेंज कर गई, बढ़ गई या घट गई। पहले जैसे 1 मीटर पे 2 न्यूटन थी तो 2 मीटर पे 5 न्यूटन हो गई, और 3 मीटर पे जाके आपकी बेटा 10 न्यूटन होगी। तो ये फोर्स डिस्टेंस के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ऐसी फोर्स को अपन वेरिएबल बोलेंगे। तो वेरिएबल जब कभी भी वेरिएबिलिटी जब कभी भी कॉज हो रही हो तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम। ये मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं दोबारा इस बात को करके दिखाता हूँ बेटा कि जब फोर्स वेरिएबल होगी तो हम वर्क डन का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये बन जाएगा बेटा जी एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तुमने कहा बहुत बढ़िया सर। अगर इसको अपन सिंपली लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कोस थीटा। यहीं से एक कंक्लूजन और आएगा कि आपका जो एरिया अंडर है, क्या बोले सर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल दिए, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देगा सर, ये आपको ध्यान रखना बेटा, इसका एरिया वर्क डन देगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई ग्राफ, एक ऐसा कोई ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दे दिया जाए, अब ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपको दे दिया जाए तो उस टाइम पर उसके अंडर उस कर्व ने जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया होगा बेटा वो उसके वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोटा मोटी बातें ये हो गई कि वर्क आपका 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए, एक आपका अगर ग्राफ गिवन है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो उसके अंडर का एरिया आपको वर्क देगा। अब इस पर बेस्ड एक एक करके बेटा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे से पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया, मेरे से इस क्वेश्चन में बोला कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इस फोर्स के अंडर। अब आप चेक करके बताओ कि ये फोर्स कांस्टेंट है नहीं है। बिल्कुल है सर। अब फोर्स कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा जी वर्क डन का, कि सर हमारे पास है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसके लिए मुझे एस वेक्टर चाहिएगा। एस वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है सर, फाइनल। ये कौन सी पोजीशन है सर, इनिशियल। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करूंगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। R2 वेक्टर कितना है सर, 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस को मैं डायरेक्ट अंदर ले जाता हूं तो ये बना प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप। अब इसको सोल्व करके बताओ, 2i कैप देखो 4j कैप माइनस दिस, सो इट बिकम माइनस j कैप प्लस 3k कैप। बेटा ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन चुपचाप अपने फॉर्मूले में रखेंगे, वर्क डन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बेटा जी। तो ये कितना हो गया, दैट इज नाउ बिकम 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप माइनस j कैप
+3 के, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल देता हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे को वेक्टर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मोशन इन 2D की एक वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हूँ बेटा, आप उसको जाके चेक करेंगे तो उसमें वेक्टर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं एक एक करके किया हूँ, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ बेटा तो सेम वाले डॉट करेंगे, मतलब आई का आई से, जे का जे से, तो 4 to 8 -3, तो वर्क डन आ गया बेटा जी मेरे पास 5 जूल। देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, वर्टिकली अप टू अ डिस्टेंस h, अच्छा, एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वर्क डन बाय द टेंशन, अच्छा, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है कि सर इसको ऊपर लेके जा रही है रस्सी, तो रस्सी में है टेंशन, तो वर्क डन किसकी वजह से कॉज होगा, टेंशन, तो मतलब टेंशन तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप FBD बना लो, ये हो गया mg, ऊपर इसका एक्सेलरेशन हो गया सर g/4, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे यहाँ से टेंशन निकालनी हुई तो नेट फोर्स निकालूंगा पहले, वो हो गया T - mg, और उसको न्यूटन के हिसाब से मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल रख दूंगा, तो ये हो जाएगा mg + a। यहाँ पर a की वैल्यू को बेटा अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो t कितना हो गया, m बताओ कितना है सर, m तो m ही रहेगा, तो ये हो गया g + g/4, एलसीएम वगैरह लेके मेरे पास कितना आ गया 5 mg/4। बच्चे कहेंगे सर आपने टेंशन क्यों निकाला, आप मुझे बताओ, मुझे तो वर्क डन निकालना है स्ट्रिंग के द्वारा, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है सर, टेंशन है, तो टेंशन तो फाइंड करनी पड़ेगी। किधर लग रही है बेटे टेंशन, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट भी कितना किया बॉडी ने, h, वो भी ऊपर, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया, मेरा वर्क डन हो गया F S cos थीटा, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा, टेंशन दैट इज 5 mg/4, डिस्प्लेसमेंट h और cos 0 1 हो गया बेटा जी, तो ये आ गया 5 mgh/4। जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन हुआ, जल्दी देख के बताएंगे सर, सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके पास कांस्टेंट फोर्स के ऊपर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जी आपको फोर्स दे दी वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर सर आपने वर्क डन का फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन यूज करो, तो यहाँ पर मैं फोर्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 15 - 4x डिस्प्लेसमेंट dx। अच्छा, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है, बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब कि 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 इनिशियल पोजीशन और 2 मीटर तक वो चला फाइनल पोजीशन, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन कितना हो गया सर, इसको अंदर ले जा लो, ये हो जाएगा 15 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, लिमिट 0 to 2, लिमिट 0 to 2। तो बेटा इसको सॉल्व करूंगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, dx का इंटीग्रेशन बना x, तो दैट इज योर 0 to 2 माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसमें सॉरी इसमें 4x dx था, तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो बचा वो x dx का बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दैट इज योर x²/2, लिमिट लगेगी 0 से 2। तो वर्क डन कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज 15 2 माइनस 0 माइनस इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये बचा 2, तो -2 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो बेटा जी ये मेरे पास बच गया वर्क डन इज इक्वल्स टू 30 -8, तो वर्क डन नाउ बिकम 22 जूल। जल्दी देख के बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन है कि सर ये इट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरिएबल फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ग्राफ के ऊपर है। आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है। तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगल है। अब दूसरी बात क्या है कि वर्क डन क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव है वर्क डन में उसको नेगेटिव लेंगे, जो पॉजिटिव है बेटा पॉजिटिव लेंगे। तो इसको देख के बताओ ये कितनी होगी, लेंथ 1 और हाइट 10, तो ये हो गया 10, इसका एरिया भी कितना हो गया 10, इसका भी कितना हो गया सर 10, देखो 1 और ये कितना हो गया 10। तो इसका मतलब जब आप टोटल वर्क डन निकालेंगे तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे बेटा, जो ग्राफ में नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेंगे, तो आंसर आ गया 10 जूल। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, देखते हैं आपके पास बन गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, ये भी बेटा ग्राफ पर बेस्ड है, इसमें भी वर्क डन पूछा है, पर इस बार जो वर्क डन पूछा है वो 20 मीटर तक चलने में पूछा है। तो आप देख के बताओ उसमें 20 मीटर कहाँ है सर, ये रहा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना एरिया निकालना है। तो इस एरिया को अगर मैं फाइंड करूंगा, कैसे करेंगे, देखो पहले तो यहाँ क्या बन गया, एक ट्रायंगल, यहाँ एक रेक्टेंगल और ये ट्रेपीजियम। तो पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, दैट इज हाफ, बेस हो गया सर 5 और हाइट हो गई 10, तो ये बन गया 25 जूल, बहुत बढ़िया। एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 10 5 और 15 के बीच में 10 और हाइट भी 10, तो ये कितना हो गया सर 100। ठीक है, तो तीसरा मेरे पास क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा, देख के बताओ, जल्दी बताओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये और ये पैरेलल साइड होगी, एक है 20 एक है 10, तो 10 + 20 और ये होगी बेटा इसके बीच की हाइट परपेंडिकुलर, दैट इज योर 5। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है,
हाफ 30 इंटू 5, इसको अपन ले जाते हैं तो 15, ये बन गया 75 जूल। टोटल वर्क डन जल्दी ऐड करके बता दो, 100 एक गया, 25 एक गया, 75 एक गया, तो कितना आगे सर ये 200 जूल। नहीं समझे बात को? तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है सर? दैट इज योर बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है हमारे से, अच्छा ये हमारे से जितने भी क्वेश्चन थे बेटा, ये आपका कांस्टेंट फोर्स पे के द्वारा वर्क डन पे भी हो गया बेटा, वेरिएबल फोर्स पे भी हो गया, और एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का। अगली चीज है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी आप सब बच्चों को पता है, एबिलिटी टू डू वर्क को एनर्जी बोलते हैं। फर्दर एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी वो एनर्जी होती है जो फोर्स के डिफरेंस की वजह से कॉज होती है। वैसे तो एनर्जी बहुत सारी टाइप की होती है, पर क्योंकि हम यहाँ फोर्स को कंसिडर करके सारी चीजें फाइंड कर रहे हो, तो बेटा फोर्स की कंसिडरेशन के ऊपर दो टाइप की एनर्जी होती है, को काइनेटिक बोलते हैं, एक को पोटेंशियल बोलते हैं। काइनेटिक वो एनर्जी है जो मोशन के अंदर पोजेस होती है और आपका बॉडी पोजेस करती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो बेटा कॉन्फिगरेशन रेस्ट पे होने की वजह से बॉडी के अंदर होती है। तो तुमने कहा कि सर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले लिखने हो तो मैं कौन कौन से फॉर्मूले लिखूंगा? तो बेटा जी आपको काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड जो फॉर्मूले याद करने हैं वो है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जिसको अपन लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और एक रिलेशन बेटा आपको इसका ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी के, और सॉरी मोमेंटम के साथ, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दो कंक्लूजन आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा, एक है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, जिसमें आपको लिखना होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज बोल रहे हो आप। और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। तो ये बात अपने को समझ में आई, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज हमें चाहिएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही लेके आ पाती है। क्या बोल दिया सर? कि भैया जो कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कॉज होती है। तो आपने कहा कि कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं? बेटा कंजर्वेटिव वो फोर्सेस है जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। जो कैसी फोर्स होती है सर? पाथ इंडिपेंडेंट। बच्चों ने बोला कि सर पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कि जो रास्ते पर डिपेंड ना करे, सिर्फ अपने इनिशियल और फाइनल कहाँ पहुंची उन पोजीशन पर ही डिपेंडेंट हो। तो सर ऐसी फोर्सेस कितनी हैं? तो बेटा ऐसी फोर्सेस आपके पास सिर्फ 3 है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलास्टिक फोर्स, और एक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की हो सकती है। अगर आप पेज पलटते कॉपी के तो आपने इससे पहले आज तक सिर्फ 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ही सुनी होगी। तो मैं एक एक करके उसको लिख देता हूँ। कौन कौन सी फोर्सेज है सर? वो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी होती है इलास्टिक फोर्स, और बेटा तीसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी इस चैप्टर के अंदर हमें नहीं पढ़नी, पर आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं वर्क डन निकालूंगा, मतलब कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो सिर्फ इन 3 फोर्सेज की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूँ, है ना। अब क्योंकि बात तो पक्की हो ही गई कि भाई आपके पास 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, तो पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला आप सब बच्चों ने पढ़ा है, mgh होता है। दूसरी हमारे पास हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस चैप्टर के अंदर मुझे सिर्फ 2 ही पढ़नी है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक मटेरियल पोजेस करेंगे जैसे कि स्प्रिंग, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? हाफ kx²। बेटा x इसमें एलोंगेशन है, ये कंप्रेशन है, तो एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट है जो भी आपकी एलोंगेटेड बॉडी है, और k जो है आपके पास वो फोर्स कांस्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तो यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉर्मूले आपको मोटा मोटे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में याद रखने। अब इस पर बेस्ड एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मेरे से पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है जिसका मास है 4 kg, वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर, पर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ mv²। इसमें आपने स्पीड का स्क्वायर करना होता है। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो वेलोसिटी वेक्टर का मोड करना पड़ेगा। तो दैट बिकम 2² माइनस 4² प्लस माइनस 1²। तो देख के बताओ बेटा ये कितना हो गया? 4 + 16 + 1, तो ये बेटा जी आ गया √21। इसकी वैल्यू को वहाँ रखूंगा मैं, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जल्दी बताएगा फटाफट क्या वैल्यू आ रही है, क्या कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करेगा। √21 का स्क्वायर हो गया सर 21, तो ये गया 21, इसको अपन लिखते हैं तो ये आ जाएगा 42 जूल। बोलो कौन सा ऑप्शन सर? दैट इज योर सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि हमारे से 2 मासेस गिवन है, एक का नाम मैं m1 रख लेता हूँ, एक का नाम m2 रख लेता हूँ। वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि पहले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और मैग्नीट्यूड पूछ दिया मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम। अब वो वाला रिलेशन याद करो जो भी लिखा था अपने, काइनेटिक एनर्जी = p² / 2m। ये वहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है।
आप देखते ही बना भी लेंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो बेटा अपन लिख देंगे इसको P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1, P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दो, काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 दोनों बराबर है तो इक्वेट हो गया। इसको इधर ले जाता हूँ, P2 स्क्वायर बाय m2 इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर बाय m1। पूछा किसका रेशियो है, लीनियर मोमेंटम का, तो दैट इज P2 बाय P1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 बाय m1। ठीक है, और पूछा P1 बाई P2 है तो अभी अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। m2 बाई m1 कितना हो गया सर, m2 है 4 बाई 1, रूट करूंगा तो P2 बाई P1 आ जाएगा 2:1। पूछा P1 बाई P2 है तो इसको अपन रेसिप्रोकेट कर देंगे तो दैट इज 1:2, दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें परसेंटेज चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की इंक्रीज्ड बाई हुई है 300%, मतलब कि अगर पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की के रही होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा इसमें 300% प्लस करके आई है। तो मतलब कि k प्लस 300 परसेंटेज को लिखूंगा तो 100 जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो दैट इज योर 4k। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 4k। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछ दिया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अब आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिखवाया था बेटा, क्या लिखे थे आप, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वन इनिशियल मोमेंटम। बच्चे समझ गए होंगे आप कि भाई अब मोमेंटम फाइंड करके यहाँ सब्सटीट्यूशन की बारी आई है। तो मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो है p² बाई 2m, तो मोमेंटम हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम फाइंड करता हूँ तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा बेटा, अगर मैं फाइनल मोमेंटम फाइंड करता हूँ तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा जो कि कितनी है 4k। अब 2 बाहर आ जाएगा तो बचा कितना मेरे पास, तो फाइनल मोमेंटम बच गया सर अपने पास 2 अंडर रूट में 2mk। पर आपको तो पता ही है कि 2mk जो है वो इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया सर ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। बहुत बढ़िया, हैशटैग इन दोनों वैल्यू पे बना देते हैं, फाइनल और इनिशियल पे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मैं यहाँ फाइनल मोमेंटम को 2pi लिख देता हूँ और pi को एज इट इज़ pi लिख देता हूँ, नीचे भी क्योंकि pi है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देख के बताओ कितना बचा, pi बाई pi इंटू 100। तो बताइएगा बेटा जी कितना आंसर आ गया सर, ये आ गया 100%। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ये 100% का इंक्रीज आया है, नेगेटिव आता तो डिक्रीज आता, तो मेरे पास आ गया 100%। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम फॉर्मूले को यूज़ करना है आपने बेटा और सेम तरीके से आपने उस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या बोला, अ बॉम्ब ऑफ मास, एक आपके पास बॉम्ब है जिसका मास है 9 kg, 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेज। तो ये आपके पास 2 पीस के अंदर बेटा जी एक्सप्लोड कर गया, एक गया 3 kg और एक गया 6 kg। बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। 3 kg की जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, पर इसकी स्पीड मुझे नहीं पता। और मेरे से काइनेटिक एनर्जी भी सेकेंड मास की पूछ लिया। आप एक चीज़ बताओ, जब वो एक्सप्लोड किया तो एक्सप्लोड किस वजह से किया सर, अपनी इंटरनल फोर्सेज की वजह से किया। तो जब इंटरनल फोर्सेज की वजह से किया तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगी, तो मतलब कि मोमेंटम कंजर्व्ड। तो आपका इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, और फाइनल मोमेंटम अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो यहाँ लिख देते हैं, फाइनल मोमेंटम अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास और इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो बेटा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर आएंगे। बिल्कुल सही बात है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, तो ये हो गया 3 × 16 प्लस 6 इंटू V2। इसको इधर ले जाते हैं अपन, 48 इज इक्वल्स टू 6 V2। तो बेटा जी V2 की वैल्यू आ गई -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपके पास अगर ये आगे की तरफ गया तो ये कहीं पीछे की तरफ गया, क्योंकि उसको मोमेंटम भी बैलेंस करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को किसकी पूछी थी बेटा, 6 kg की, और 6 kg की स्पीड कितनी आई 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा तो दैट इज हाफ mv²। जल्दी बताएंगे क्या आंसर आ गया सर, हाफ मास है 6, v² हो गया 8 का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना गया 3 × 64, तो ये कितना बन गया 118 और एक 19। तो हमारे पास आ गया 192 जूल, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, होप्स हो कि आपको ये बात क्लियर हुई। अब देखो आपने काइनेटिक एनर्जी भी सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी सीख लिया, वर्क डन भी निकालना सीख लिया। अब आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या बोलता है कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क डन जो भी आपने बॉडी के ऊपर किया है। अब बच्चे कुछ पूछेंगे सर टोटल वर्क डन का मतलब क्या, वो भी बताएंगे। तो जो भी आपने टोटल वर्क डन बॉडी पे किया है वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख देता हूँ टोटल वर्क डन, जिसको अपन सिंपली वर्क डन भी लिख देते हैं, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर मैं जनरली लिखूँ दैट इज कि वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जिन बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर टोटल वर्क डन का क्या मतलब है, देखो वर्क डन 2 या 3 तरीके से कॉज होता है। पहला, एक वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो जब मैं W लिखूंगा तो बेटा ये तीनों का सम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब कि जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे उसके अंदर वर्क डन फाइंड करेंगे, तो आपको 3 तरीके से दिमाग चलाना है कि भाई पहले ये देखना है कि आपका फोर्स एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल वर्क डन, फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्सेज में आपको बता दिया कौन सी है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर आपकी नॉन कंजर्वेटिव कोई भी, जैसे कि आपका स्ट्रिंग के अंदर फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होगी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क अगर गिवन है तो उसका भी वर्क डन निकलेगा, वो भी इस फॉर्मूले में यूज होगा वर्क डन की साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की है उसका वर्क डन भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। तब उन तीनों के सम के वर्क डन की वैल्यू जो है उस बॉडी के अंदर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई है उसके बराबर रहेगी। तुमने कहा बहुत बढ़िया, क्या सर अपने को इसमें इतना ही याद रखना है? बस इतना ही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं बेटा। हमारे से क्या बोल दिया, बुलेट ऑफ मास, ठीक। तो हमारे से बोल दिया कि एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, लीव्स द राइफल एट ए इनिशियल वेलोसिटी, है ना, एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला, एंड स्ट्राइक द अर्थ एट अ सेम लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। कहीं पे जाके स्ट्राइक करती है 500 मीटर पर सेकेंड पे। तो वर्क डन इन जूल कमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर विल बी। तो आप एक चीज बताओ, आपको वर्क लॉस निकालना है एयर के अगेंस्ट जो उसने किया। तो एयर के अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो उसके किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो दैट इज हाफ m, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैंने डायरेक्ट लिखा, दैट इज हाफ। मास देख के बताओ कितना था सर, 10 ग्राम। तो दैट इज योर 1000 से डिवाइड करूंगा, फाइनल वेलोसिटी 500 का स्क्वायर माइनस 1000 का स्क्वायर। इसको अगर अपन सॉल्व करते तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा, दैट इज हाफ। लिखते हुए एज इट इज चलता हूँ, ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो वैल्यू बची हमारे पास -500 इंटू 1500। बेटा इसको सोल्व करूंगा, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 10 से अपने पास 10। तो वर्क डन आ गया नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वर्क डन लॉस हुआ है, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस के कोर्स आपका लॉस हुआ है। तो दैट इज -हाफ। तो ये बच गया बेटा मेरे पास 500 इंटू 15। आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बच गया 250। तो इसको अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा -3750 जूल। तो ये मेरे पास आ गया बेटा आंसर। आप ऑप्शन चेक कर लो, दैट इज योर डी ऑप्शन। होप्स हो कि आपको बेटा बात क्लियर हुई। वर्क एनर्जी थ्योरम को अपन इस तरीके से कुछ यूज करते हैं। आगे बढ़ते हमारे से क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार्स ए एंड बी 100 जूल, ठीक है। तो पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑन अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। ए और बी दिया ना, तो मैं ए और बी ही मार्क कर लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ए स्टॉप्स आफ्टर, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया ए का, और बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 1500। इफ एफ ए एंड एफ बी द फोर्सेज अप्लाइड एंड ऑन द ब्रेक्स ऑन द कार ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एफ ए बाय एफ बी। एक चीज़ बताओ, वर्क डन जो भी हुआ है ब्रेक लगाने की वजह से, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। तो मतलब कि वर्क डन आप लिख देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन को क्या लिखते हैं आप अपन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू होगी सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एफ ए एस ए इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। डिवीजन में एफ बी एस बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बना एफ ए बाय एफ बी मल्टीप्लाई में एस ए का डिस्प्लेसमेंट कितना था 1000 मीटर अपॉन 1500 इज इक्वल्स टू ए की काइनेटिक एनर्जी थी सर 100 अपॉन 2025, ठीक। ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया, 15 आपका 15 जो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और एक जीरो से बेटा एक जीरो कैंसिल आउट ये हो गया। तो एफ ए बाय एफ बी जो बचा है ऊपर 10 नीचे 15, तो दैट इज योर 2/3। तो दोनों का रेशो आ गया 2:3, दैट इज योर बी ऑप्शन। होप्स हो कि आपको ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते बेटा। अच्छा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चे बोलते हैं कि सर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तो अपन समझ लेंगे, पहले अपन मैकेनिकल एनर्जी समझ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मतलब कि फोर्स के
अनबैलेंस होने की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी पोजेस होती है या जो बॉडी एनर्जी पोजेस करती है उसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्वेश्चन क्या बोला, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया कोई लॉस ना हो। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कब पढ़ी जाएगी, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड when the work done by external force and क्या बोल दिया सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। ये बेटा जी इसकी प्योर डेफिनेशन है। क्या बोला, मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व्ड होगी जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब उसके द्वारा कोई वर्क डन ना हो, और आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, मतलब कि उसके द्वारा कोई वर्क डन ना हो। तो ऐसी स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट आएगा और इसी को बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इन सिंपल स्टेटमेंट मैं बोलता हूं कि लॉस इन वन एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन अनदर एनर्जी। बस इतनी सी बात बेटा जी आपको ध्यान रखनी है, या इसको आप ध्यान रख लेंगे। ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पर क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास है। हमारे से पहला क्वेश्चन इस पर क्या बोल दिया बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डिफाइंड एज द फोर्स। क्या बोल दिया, कंजर्वेटिव फोर्सेज उन फोर्सेज को बोलते हैं जिनका वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल, अच्छा, एंड ऑल्सो ऑन द पाथ टेकन। नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ का कोई रोल नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन। नहीं बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बॉडी जहां से चलिए तो पता चले कहीं कहाँ, तभी तो अपन क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तभी तो वर्क डन आएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि इनिशियल पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पाथ इंडिपेंडेंट। ये बात आपको बेटा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोल दिया, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। बहुत बढ़िया। आपने क्या बोला कि भैया आपने एक बॉल को ग्राउंड से फेंका, मैक्सिमम हाइट तक गई, उसने जो हाइट रीच की वो h हो गई। तो इस पॉइंट को अपन a मान लेते, इस पॉइंट को अपन b मान लेते। ये ग्राउंड पर पॉइंट था, तो b पॉइंट की जो एनर्जी है टोटल उसको समझ लेते, वो आ गई mgh। अच्छा, आपको पता है कि ये टोटल एनर्जी, टोटल मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा आपके पास कंजर्व रहेगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी। मतलब कि मैं यहाँ मानूंगा कि ये एनर्जी इसकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अ हाइट ऑफ 40% ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब इस पूरी हाइट का जहाँ 40% है, ठीक है, जब बॉडी वहां पहुंच गई, मतलब कि 0.4 h पर जब बॉडी पहुंच गई, तो वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का आपसे रेशियो पूछा है। तो देखते हैं भाई, इस पॉइंट को बेटा जी b मान लिया अपन, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी एट b निकालना है आपको और पोटेंशियल एनर्जी एट b निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी एट b तो निकल गया क्योंकि mg और हाइट हो गई अपने पास 0.4 h, ये तो बहुत सरल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट b, तो यहाँ देख के बताएंगे 0.4 mgh। अभी मैंने आपको टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था कि भैया जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और टोटल एनर्जी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है कितनी, कि सर mgh। तो मैं यहाँ लिख लूँगा mgh। काइनेटिक एनर्जी मुझे नहीं पता b की, पर पोटेंशियल एनर्जी b की पता है, 0.4 mgh हो गया। इसको इधर लेके जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी b की आ गई 0.6 mgh। अब देखो, अब तो आप समझ गए कि सर क्या काम किए यहाँ पे। हमारे से रेशियो किसका पूछा था, काइनेटिक का पोटेंशियल से। तो काइनेटिक एनर्जी एट b अपॉन पोटेंशियल एनर्जी एट b, दैट इज 0.6 mgh को अपन बेटा जी 0.4 mgh जो कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3:2। आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा हो गया सर, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, इतनी सी बेटा जी आपको इसमें काम करना था। दिमाग इसमें क्या लगाया, अगर आप पूछे, आप सोचे कि सर इसमें हमने बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस रखा कि आपके पास जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो उसके पास जो टोटल एनर्जी थी वो पूरे मोशन में कंजर्व रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो आपने सिर्फ टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल को यूज किया और यहाँ पर उससे आपने ईजिली काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। इससे हमें ये क्वेश्चन ईजी हुआ, वरना इसका दूसरा तरीका क्या था कि आप पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, फिर मोशन ऊपर करते तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, फिर फाइनल वेलोसिटी के बाद आप हाफ mv² करते, तब उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, पर ये थोड़ा ईजी हो गया। आगे बढ़ते बेटा,
अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आपसे क्या बोला इसके अंदर, आपसे बोला कि एक आपका ट्रैक दिया है ABCDE, सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस R है, बॉडी स्लाइड कर रही है इस ट्रैक पर A पॉइंट से, और वो भी कितनी हाइट से, 5 मीटर से। तो मतलब कि ये हाइट कितनी गिवन है सर, ये 5 मीटर की हाइट गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी R की, ठीक है, कि भाई आपके पास बॉडी जो है वो इस लूप को कंप्लीटली सक्सेसफुली क्या कर जाए, आपका लूप कर जाए, मतलब कि मूव कर जाए इसमें पूरे से। तो अब एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है सर, पोटेंशियल एनर्जी। ये जब बॉडी नीचे आएगी तो लूप्स ऑफ लूप के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr कितनी होनी चाहिए, जो भी इसका रेडियस है उसमें ये वेलोसिटी है। ध्यान रखना है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी बताऊंगा बेटा, इसी वीडियो में भी आगे हमारा एक और टॉपिक है पावर और एक टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वहाँ पे मैं इस बात को भी बताते हुए चलूंगा। तो वेलोसिटी होगी √5gr। तुमने कहा सही बात सर, तो मतलब कि इसको लूप्स ऑफ लूप, मतलब कि प्रॉपर मोशन करने के लिए √5gr की वेलोसिटी चाहिए। तो जो भी एनर्जी इसकी ए पॉइंट पर थी, तो मैं लिख देता हूँ टोटल एनर्जी एट ए, वो बी पॉइंट पर आते आते उसमें कन्वर्ट होगी। और ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी है कितनी सर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख के बताओ कि कितना हो गया सर, mgh इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ mv²। इस पॉइंट की वेलोसिटी है कितनी, √5gr। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज gh इज इक्वल्स टू हाफ, अंडर रूट को बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5gr। बेटा जी g से g कैंसिल हो गया। आपसे क्वेश्चन में r ही पूछा था उसने, वो हो गया 2h/5। जरा आप सोचो 2/5, h कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा। तो बेटा जी रेडियस आ गया अपना 2 सेंटीमीटर। बस इतना सा इसमें आपको काम करना था और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है पावर। पावर के बारे में आपको सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले को ही याद रखना है बेटा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सब बच्चे समझते हैं, है ना, आप सब बच्चों को पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क माने तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, माने तो वर्क डन अपॉन टाइम, जो भी आपने कार्य किया वो कितने टाइम में किया उसको अपन पावर बोल देते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला, जब आप इसमें वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे fs cos थीटा, तो तब पावर क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ दिया जाएगा fs cos थीटा इन डिवीजन t। आप बच्चों को पता है s/t वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा fv cos थीटा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लेंगे बेटा। तो यहाँ से cos थीटा को हटाएंगे तो पावर आ जाएगा f वेक्टर डॉट v वेक्टर, और इसको बोल देते हैं अपन इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। #1 ये पहली बात, #2 ये दूसरी बात। और तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ #3, कि भाई आपका एरिया जो रहेगा, एरिया अंडर, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देंगे बेटा, एरिया अंडर पावर, एरिया अंडर पावर एंड टाइम, पावर एंड एरिया अंडर पावर एंड टाइम, वो भी क्या देगा आपको, वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई ग्राफ पावर और टाइम के बीच में दे दिया तो वहाँ से भी आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट करके उसका वर्क कैलकुलेट, है ना, क्या उसका एरिया कैलकुलेट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, इजीली वर्क को आप बेटा वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 हैशटैग है जो आपको इसमें ध्यान रखने। नंबर 1 वर्क डन अपॉन टाइम, नंबर 2 FV cos थीटा भी पावर का फॉर्मूला होता है, और कभी वो आपसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले तो बेटा F वेक्टर डॉट V वेक्टर, और एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ भी वर्क देता है। तो हमारे को पहला क्वेश्चन क्या दिया उसको देख लेते हैं बेटा। अच्छा देखो, हमारे को जो पहला क्वेश्चन दिया है वो ही बेटा आपका पावर और टाइम ग्राफ पे दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे कि पावर और टाइम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसके कर्व को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आपको पता है कि पावर और टाइम का एरिया जो देगा, ठीक है, एरिया ऑफ पीटी कर्व, एरिया ऑफ पीटी कर्व क्या देगा आपको, वर्क देगा। तो सबसे पहले जो मुझे पता है उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सामने देखे बेटा, 0 से कर्व स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 से कर्व स्टार्ट हुआ है, तो एक तरीके से ट्रेपीजियम जैसी फील आपको देगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड हो गई 2 और एक साइड हो गई बेटा ये आपके पास 8, और हाइट हो गया इसके बीच का डिस्टेंस 5, ठीक। और पूछा भी मेरे से कितने टाइम के लिए, ये 5 के लिए ही पूछा है। तो एरिया मेरा कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया हो गया हाफ, दैट इज योर 10 × 5। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आगे 25। एरिया क्या दे रहा है, वर्क। तो इसका मतलब आपका जो वर्क है बेटा जी,
वो एक तरीके से 25 जूल आ गया। पूछा मोमेंटम है, जो भी वर्क डन आप करेंगे वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा एज पर ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में ही है, उसने लिख भी दिया फ्री टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वर्क डन हो गया बेटा जी अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल्स टू मोमेंटम की टर्म में लिख दूंगा मैं इसको कितना, p²/2m। इसको सॉल्व करते हुए चलूंगा तो ये हो जाएगा 2mw का अंडर रूट, तो बेटा जी आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2, मास देख के बताओ कितना है हमारे पास, 500 ग्राम। वो 500 ग्राम को कन्वर्ट कर लो भाई 500/1000, तो इसको अगर अपन सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 1/2, नहीं तो ये हो गया 1/2 और वर्क हो गया 25, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो पावर आ गई बेटा जी अपने पास 5 वॉट। नहीं, अंडर रूट 5 को बाहर लेंगे तो 5 वॉट, मतलब कि न्यूटन सेकंड। तो दैट इज योर सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आपका पीटी कर्व का एरिया वर्क देता है, और वर्क फर्दर आप सीख ही चुके हो कि वो पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी में तब कन्वर्ट होता है कि अगर वर्क करने वाली फोर्सेज कंजर्वेटिव है। तो एक एक करके आप क्वेश्चन देख रहे हो इसी सीरीज में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास पहले एम्स नर्सिंग में बेटा पूछा जा चुका है। क्या बोला है, एन इंजन पंप अप टू 100 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकंड। इजी हो गया, वर्क डन तो हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी पावर। तो सिंपल सा ये कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये कौन सी पावर है, डिलीवर्ड पावर है। इंजन ने जो पावर को डिलीवर किया है, आपसे बोला गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60% इफ द पावर ऑफ द इंजन इज। तो पूछ लिया कि इनपुट में कितनी पावर है, मतलब कि इंजन पावर, मतलब इंजन की पावर कितनी है, उसने कितनी पावर दे के उसको आपका डिलीवर किया है, किसने मास को, 100 kg मास ऑफ वाटर को 10 मीटर हाइट में 5 सेकंड के अंदर। तो जो 5 सेकंड के अंदर वर्क परफॉर्म हुआ इंजन का, ये आउटपुट है, और उसका इनपुट पूछा है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या ही होता है सर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मतलब कि इनपुट पावर हो जाएगी आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। आउटपुट पावर कितनी आई थी, mgh, तो मैं लिख देता हूं, तो इनपुट इज इक्वल्स टू mgh/t इंटू आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है 60%, तो सर आपने उसको 60/100 कर लेना है। क्या उसको मैं 0.6 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो बेटा जी। तो इनपुट पावर होगी m 100, g 10, h 10 अपॉन टाइम 5, और बेटा ये हो गया 0.6। 0.6 को ऊपर लेके जाऊंगा 10, तो ये बचा 2, तो p इनिशियल अपने पास आ गया 2 3, तो बेटा जी 100 × 100 डिवीजन में आ गया 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 × 1000 अपॉन 3। इसको ये पूरा आंसर वोट में आया है, आप इसको किलो वोट में निकालना चाहते हो तो बेटा 10 की पावर 3 को अपन किलो लिख लेंगे, तो 10/3 इंटू किलो वोट। इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये 3.3 किलो वोट के अराउंड आपकी वैल्यू आ जाएगी, और बन जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, अब ऑलमोस्ट वीडियो फिनिश होने वाली है, और 5 से 7 मिनट के अंदर इस बात को भी आप अच्छे से समझ ले, और फिर अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे। तो क्या बोले सर आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बेटा देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इन्हीं फॉर्मूलों से आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लूप्स ऑफ लूप के जितने भी क्वेश्चन है ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोले आप सर, ये देखो आपने क्या किया, एक आपके पास स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग से एक मास अटैच था, आपने इसको यहाँ से आगे कोई वेलोसिटी दी, और ये ऐसे करके आपके पास घूमने लग गया। मतलब कि कुछ इस तरीके से, यहाँ बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये कहीं यहाँ पहुँचा, और उसके बाद ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर आपके पास घूमने लगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसका मोशन का कहीं पे स्नैप लेता हूँ, यहाँ से चला किसी वेलोसिटी से, लोअर पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये कोई एक आर्बिट्री पॉइंट है। जब मैंने इसका स्नैप लिया तो इसकी यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v थी, ठीक। तो देखते हैं, तो आपको करना क्या है सर इन क्वेश्चंस के अंदर, आपको सिंपल सा एक काम करना है, FBD बनाना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है, दैट्स इट। तो पहली इक्वेशन FBD से आएगी और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगी। मैं भी आपको दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। मान लो कि यहाँ स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की अपनी कुछ बेटा लेंथ रही होगी, है ना। स्ट्रिंग की कितनी लेंथ रही होगी सर, आप L ले लीजिए, ठीक है। ये एंगल जहाँ आपने स्नैप लिया थीटा एंगल है। FBD के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, जितनी भी इस पर फोर्सेज लग रही है, क्योंकि इसका मास m था,
तो इसका वेट कितना हो गया सर mg। रस्सी में टेंशन ऊपर आएगी t, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बेटा एक एक्सिस आपको इसके सेंटर की तरफ को ही कंसीडर करके चलनी है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और एक फोर्स का कंपोनेंट नीचे आ जाएगा mg sin थीटा। तो ये तो हो गया थ्रू FBD। ठीक है, एक इक्वेशन में किससे निकाल दे रहा हूँ बेटा जी, थ्रू FBD। बहुत ध्यान से समझेंगे, थ्रू FBD। बिल्कुल जो बात बोल रहे हैं सर उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, थ्रू FBD। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी हो गई, टी अंदर की तरफ लग रही थी, सेंटर की तरफ, अवे की तरफ कितनी लग रही थी, माइनस mg cos थीटा। बच्चे बोलेंगे सर आपने अंदर वाली फोर्स को ही क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स हमेशा टूवर्ड्स, रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि वही फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को सेंट्रीपिटल फोर्स अपन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फोर्स किसके बराबर हो गया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v, तो mv²/L, क्योंकि L जो है इसकी लेंथ थी और वही क्या है यहाँ पे रेडियस का काम कर रही है। तो पहली इक्वेशन तो आ गई यहाँ से mv²/L प्लस mg cos थीटा। अभी अपन इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहली इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी इक्वेशन है बेटा थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोल दिया सर आप, थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया। तो एक इक्वेशन आपकी चलेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट दी अदर पॉइंट। अगर मैंने इसमें 2 पॉइंट मार्क किए, एक पॉइंट मेरा ये रहा ए और बी था, तो टोटल एनर्जी ए पर जो रही होगी वही एनर्जी टोटल एनर्जी बी पर भी रही होगी। ए पर अगर आप देखते हो तो ये है हाफ m ओनली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये यहीं से आप डेटम मान के मतलब ओरिजिन मान के चल रहे हो, तो यहीं से मोशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ h0 है, तो सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी है, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है। पर जब ऐसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये L लेंथ थी, तो ये हो गया L cos थीटा। तो बेटा ये अपनी हाइट बची, ध्यान से देख लो, ये बेटा जी अपनी हाइट बची। ये हाइट कितनी होगी, इस पूरे L में से आपके पास ये जो L cos थीटा इसको माइनस करेंगे तो L माइनस L cos थीटा बिकम्स 1 माइनस cos थीटा टाइम्स ऑफ L। तो ये मेरे पास हाइट आ गई जहां आपने दूसरा पॉइंट मोशन का कंसिडर किया है बेटा। तो वहां की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी mg h, h हो गया L 1 माइनस cos थीटा, और उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ mv²। इस हाफ mv² को बेटा जी मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो ये आ गया हाफ mvl का स्क्वायर माइनस हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgl इन ब्रैकेट इट बिकम 1 माइनस cos थीटा। ठीक, आगे लिख देता हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा जी, अपना हाफ m कॉमन आ जाएगा, VL का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर, V विद द आर्बिट्री पॉइंट वेलोसिटी, और ये किसके बराबर हो गया mgl 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आप डेरिवेशन टाइप ही पूरा क्यों करा दिए बेटा, वो सिर्फ इसलिए करा दिए कि आपको पता रहे कि भाई अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आ जाए, कहीं इस बीच के प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रख लेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है बेटा जी। मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें सिर्फ 2 इक्वेशन यूज होती है, एक टेंशन की और एक आपके पास वेलोसिटी की। इन दोनों इक्वेशन पे एक एक करके अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे से क्या बोला, अब 1 kg स्टोन, तो मास कितना हो गया सर 1 kg, लेंथ कितनी होगी सर 1 मीटर, स्ट्रिंग रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपका जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसमें पूरे मोशन में स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ही है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन, और टेंशन कितनी है 6 न्यूटन। आप खुद समझ जाओ कि टेंशन गिवन है तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज होगा सर, टेंशन वाला। तो टेंशन वाला कौन सा फॉर्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन जो FBD से आया था, तो दैट इज T इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/L। अब ये 6 न्यूटन है। पूछा क्या है, पूछा आपसे ये है कि भैया कि आपका इतनी फोर्स के बाद जब स्ट्रिंग में इतनी फोर्स आ जाएगी तो आपका स्टोन कहां पर होगा, द स्टोन इज एट बॉटम, टॉप, एट एन एंगल, ये हमें नहीं पता, या नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं 6 न्यूटन की वैल्यू रख लो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी आप यहाँ पे आप 6 न्यूटन रख लो। मास कितना था 1 g 10 cos थीटा मुझे नहीं पता, थीटा ही मुझे यहाँ निकालना, प्लस मास 1 वेलोसिटी 4 का स्क्वायर L1, तो दैट इज 6 इज इक्वल्स टू 10 cos थीटा प्लस 16, इस 16 को उधर ले जाएंगे तो 6 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 10 cos थीटा। तो बेटा यहाँ से आपका 10 cos थीटा की वैल्यू आ गई -10, ये कैंसिल आउट, तो cos थीटा हो गया यहाँ से -1, तो इसके लिए थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि थीटा, तो अगर मान लीजिए कि आपका ये स्ट्रिंग है, यहाँ से ये स्टार्ट करता है मोशन को और कुछ ऐसे परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर जाएगा, अगर ये थीटा यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब एट द टॉप ऑफ द सर्कल।
तो इसका मतलब कि जब 6 न्यूटन की फोर्स उसके अंदर होगी तो आपका स्ट्रिंग बिल्कुल आपका टॉप पर पहुंच चुका होगा, तो दैट इज योर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, ये पहली इक्वेशन पे क्वेश्चन था, अब अपन दूसरी इक्वेशन पे क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, ठीक है। पेंडुलम हैज अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। तो आप पूरे मोशन को देखो, ठीक है, पूरे मोशन को देखो। इस पूरे मोशन का जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द पेंडुलम इज 1 मीटर लॉन्ग, बेटा जी 1 मीटर लॉन्ग है पेंडुलम। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब आपके पास 60 डिग्री का एंगल स्ट्रिंग बनाए विद द वर्टिकल, द स्पीड ऑफ द बोब एट दैट पोजीशन, तो इस पोजीशन की स्पीड क्या होगी? अभी आपने स्पीड क्या होगी? अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा है बेटा, VL का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मैं यूज करूंगा, दैट इज VL स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत ध्यान से, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है कि सर 4 का स्क्वायर, इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी 2G10, लेंथ कितनी लेनी है सर अपने को? 1 मीटर, और 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है सर? 1/2, लिख देता हूँ। 16 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, और ये हो गया 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20/2। इसको कैंसिल आउट किए तो बेटा 10, इसको इधर ले जा लूँगा, तो ये हो गया 16 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, तो वी इज इक्वल्स टू √6 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर अपने को फॉर्मूला पता है और प्रोसेस पता है तो आप इजीली कर सकते हैं बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ गया? दैट इज सर सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड एम्स नर्सिंग के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए बेटा। होप सो कि वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे और आपके लिए काम की रहे। ऐसी ही और वीडियोस बेटा चैनल पे मिलती रहेगी, आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।